हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझने का प्रयास करेंगे। पिछला जो वीडियो थे उसमें हमने दो रिपोर्ट्स को समझा। एक रिपोर्ट जो है वो पोटेंसी टेस्ट के बारे में थी और दूसरी रिपोर्ट एक रेप पीड़ित महिला या बच्ची की थी। तो उनको हमने समझने का प्रयास किया कि एक रेप केसेस में कैसे मेडिकल रिपोर्ट्स बनती हैं। और आज हम एक मृतक व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो वेलकम है आपका लीगल एस्पेक्ट पर और आप इसके साथ जुड़े रहिए। तो देखिए, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एक डिसीज्ड पर्सन की है और इसमें प्रोसिक्यूशन जो पक्ष है, जो पीड़ित का पक्ष है, उसने ये एफआईआर लॉन्च करवाई है और उनका ये कहना है कि इसमें इस व्यक्ति का मर्डर हुआ है और इसलिए मर्डर में जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। दूसरा पक्ष अक्यूज्ड का पक्ष है, उसका ये कहना है कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है, ही इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्सन और इस आदमी ने सुसाइड किया है। तो दो पक्ष हमारे पास हैं, एक प्रोसिक्यूशन पक्ष है और इसमें पीड़ित पक्ष ने एफआईआर अपनी लॉन्च करवाई है जो इस मामले को मर्डर से जोड़ रहा है। तो इसमें एफआईआर जो है ये धारा 302 आईपीसी में दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस ने इसमें चालान जो है धारा 306 में पेश किया है सुसाइड को ये मानते हुए कि इसमें आत्महत्या को उकसाया गया है, अबेटमेंट टू सुसाइड। तो धारा 306 आईपीसी में इसका चालान पेश हुआ है। अब कोर्ट को चार्ज लगाना है। तो देखिए, इसमें कोर्ट को कोर्ट जो है इस पूरे चालान का अध्ययन करेगी, इस पूरी फाइल को पढ़ेगी और इसके बाद में चार्ज लगाएगी। तो इसमें अल्टरनेटिव चार्ज लगाया जा सकता है कि जैसे चूंकि पुलिस ने धारा 306 में इसमें जो है चालान पेश किया है, तो 306 का कोर्ट जो है आरोप लगाएगी। साथ में अल्टरनेट रूप से इसमें धारा 302 आईपीसी का चार्ज भी लगाया जा सकता है और कोर्ट को इसमें ये उसका कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि इसमें 306 आईपीसी के साथ 302 का भी अल्टरनेट वो चार्ज लगाए। कारण क्या है कि इस मामले में चूंकि प्रोसिक्यूशन ने तो देखिए, प्रोसिक्यूशन बाद में तो धारा 306 में ही चालान पेश कर रहा है, लेकिन पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि इसमें ये 302 हुआ है, मर्डर हुआ है। तो कोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, गवाहों के बयानों का अध्ययन करेगी और फिर फाइंड आउट करेगी कि इसमें अल्टरनेट रूप से 302 आईपीसी का चार्ज भी लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। इसका कारण इसलिए है कि कल को मान लो कोर्ट लास्ट में जो भी गवाहों के बयान होते हैं, डॉक्टर्स के बयान होते हैं, एफएसएल रिपोर्ट आती है, दूसरी भी और मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनके आधार पर अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसमें इस आदमी को मारा गया है, ये होमिसाइड है, तो ऐसी स्थिति में फिर धारा 306 में कोर्ट सजा कैसे करेगा? और अगर वो उस वक्त धारा 302 के नतीजे पर पहुंचता है कि इस मामले में धारा 302 आईपीसी साबित होती है, चूंकि ये बड़ा अपराध है इसलिए उस वक्त कोर्ट इसमें सजा नहीं दे पाएगा और फिर वापस से कोर्ट को चार्ज लगाना पड़ेगा। तो इससे कोर्ट का समय जाया होगा, गवाहों को भी दोबारा बुलाना पड़ेगा और पूरी की पूरी ट्रायल वापस से करनी पड़ेगी। तो इसलिए उस केस में डिले नहीं हो तो कोर्ट को पहले से ही इन सारे इंग्रेडिएंट्स पर, इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। तो ये प्रोसिक्यूशन का भी दायित्व है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनका भी ये दायित्व है कि इस सारे मामले का अध्ययन करके पहले से ये ध्यान रखा जाए कि कोर्ट को किन किन धाराओं में इसमें आरोप तय करने चाहिए। अगर अल्टरनेटिव चार्ज इसमें लगाना है तो वो भी लगाया जाना चाहिए। तो ये आज हम एक इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझना है कि कैसी कैसी वर्डिंग्स इसमें ऐसे मामलों में आती हैं। हम 2-3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरह की जब समझ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है और इसमें क्या क्या वर्डिंग्स होती हैं, किस चीज़ का क्या मतलब निकलता है। क्योंकि ये संभव है कि
आज मैंने ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट उठाया है और इसमें समझने में थोड़ी आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम इन रिपोर्ट्स को समझने की शुरुआत कर देंगे तो ये हमें इनकी वर्डिंग समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए ये पीएम कंडक्टेड बाय मेडिकल बोर्ड। इस मेडिकल बोर्ड ने, मेडिकल बोर्ड का मतलब है या तो इसमें 2 डॉक्टर हैं या इसमें ये 3 डॉक्टर हैं। तो 2-3 डॉक्टर जब मिलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते हैं उस डिसीज्ड का, उस मृतक का, तो इसको मेडिकल बोर्ड कहते हैं। मेडिकल बोर्ड में मिनिमम 2 डॉक्टर तो होते ही हैं। ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने डॉक्टरों का बोर्ड बनाया जाए। तो ये जो है ये पीएम का मतलब है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पीएम कंडक्टेड बाय, ये मेडिकल बोर्ड ने इसमें कंडक्ट किया है। और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर छपा हुआ होता है, ये एक छपा हुआ परफॉर्मा होता है और इसमें ये सारी चीज़ें इसमें फिलअप कर ली जाती हैं। ये नीचे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब यहाँ ये डिस्पैच नंबर है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है और कोर्ट या पुलिस को दी जाती है तो यहाँ उनके जो रजिस्टर होते हैं उसका ये नंबर इसमें लिखा जाता है, जिसको डिस्पैच नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 4/18, इसमें इस तरह डिस्पैच नंबर, ये तो 18 तो सन आ जाएगा और ये उसके क्रम संख्यांक 1, 2, 3, तो 4 नंबर पर ये अपना ये वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये दर्ज है। इसको वहाँ लिखा गया है कि इस नंबर से डाक के जरिए भेजी जा रही है, तो ये इसका डिस्पैच नंबर आ जाता है। यहाँ डेटेड आ जाता है कि किस दिनांक को भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ ये जो डेट लिखी हुई है ये पोस्टमार्टम तैयार करने की रिपोर्ट नहीं है, यहाँ ये डिस्पैच वाली डेट है कि किस डेट को ये भेजी जा रही है। कई बार सेम डे भी तैयार करके सेम डे भेज देते हैं, कई बार इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है, तो ये डिपेंड करता है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट, या हम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट का ये मैटर है। बॉडी ब्रॉट बाय, अब जो हॉस्पिटल के अंदर बॉडी को लेकर आया है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। अगर पुलिस बॉडी को लेकर आती है तो यहाँ पुलिस लिख देते हैं, और अदरवाइज कोई और वहाँ व्यक्ति को लेकर आया है तो इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो बॉडी ब्रॉट बाय, तो उस व्यक्ति का नाम इसमें लिखा जाता है। बॉडी आइडेंटिफाई बाय, अब इसमें बॉडी की पहचान कराई जाती है कि बॉडी को कौन व्यक्ति पहचान कर रहा है कि ये किस व्यक्ति की बॉडी है। ठीक है, तो ये जो भी व्यक्ति पहचान करेगा, तो जैसे ये ए व्यक्ति है, इसने पहचान की है, फिर देन सन ऑफ की इसके फादर का नाम लिखेंगे, देन उसका कास्ट लिखेंगे, देन उसकी एज लिखेंगे। ठीक है, एज लिखेंगे, देन उसका रेजिडेंस लिखेंगे। तो कौन को उसका पूरा नाम एंड पता इसमें लिखा जाएगा कि ये कहाँ का निवासी है, कौन है, क्या इसकी जाति है, क्या इसका नाम है, क्या इसके फादर का नाम है, तो उसका पूरा नाम लिखा जाएगा। किस व्यक्ति का, जो आइडेंटिफाई कर रहा है। ये हमको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति बॉडी को पहचान कर रहा है, मान लीजिए हो सकता है ये डिसीज्ड का भाई हो या उसका चाचा हो या मामा हो या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये कोई दोस्त हो सकता है जो बॉडी को आइडेंटिफाई कर रहा है। देन यहाँ हम उस बॉडी का नाम लिख रहे हैं कि ये किस व्यक्ति का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ हम इसको लिख देते हैं बी सन ऑफ, ये लिख देते हैं हम डी। फिर इस बॉडी का सेक्स क्या है, यानी ये मेल है या फीमेल है, एंड इसका कास्ट क्या है, एंड देन रेजिडेंस क्या है। ये सारा ये उस बॉडी के बारे में लिखा जा रहा है, जिस व्यक्ति की ये बॉडी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले वाला तो आइडेंटिफायर का नाम है कि जिस व्यक्ति ने जो पहचान करता है उसका नाम लिखा जा रहा है, और यहाँ हम बॉडी का नाम और पता लिख रहे हैं। जब ये व्यक्ति जिंदा था तो इस व्यक्ति का नाम और पता क्या था, तो यहाँ उस बॉडी का नाम एंड पता आ रहा है। वेयर ब्रॉट विलेज थाना, अब ये जो मृतक व्यक्ति है, जो जहाँ से इसको लाया गया है उसका हम विलेज, थाना, ये सारा यहाँ लिखेंगे। ये इसलिए लिखा जा रहा है कि ताकि ये बात को बताया जा सके कि किस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया है। देन टाइम ऑफ डेथ,
टाइम ऑफ डेथ भी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पूरा उस बॉडी को देख के उसका पोस्टमार्टम करने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें टाइम ऑफ डेथ क्या रही होगी। तो इसमें जो टाइम ऑफ डेथ है वो बिटवीन लिखा जाता है, इन बिटवीन 4 to 6 आवर प्रायर टू पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। और कहाँ से इसका टाइम तय किया जाता है कि जिस क्षण इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है उस क्षण से इस व्यक्ति की डेथ कितने समय पहले हुई होगी। तो एग्जैक्ट डेट तो इसमें, टाइम तो इसमें नहीं बताया जाता, लेकिन ऐसे लिखा जाता है जैसे 4 से 6 घंटे के भीतर इसकी डेथ हुई है, या 24 घंटे के पहले इसकी डेथ हुई है, या जैसे इसमें 12 से 48 घंटे के बीच में डेथ हुई है। तो इस तरह इसमें लिखा जाता है। तो जैसे इसमें 4 से 6 घंटे पहले का इसका टाइम ऑफ डेथ बताया जाता है। तो जिस क्षण इसका पोस्टमार्टम हो रहा है उससे ये बॉडी कितने घंटे पहले इसकी डेथ हुई होगी, ये टाइम इसमें लिखा जाता है। देखिए जैसे आप आजकल सुशांत केस का पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये टाइम ऑफ डेथ जो है स्किप कर दिया गया है, उसमें ये नहीं बताया गया है। जबकि आप देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तैयार होना शुरू होती है तभी इसमें टाइम ऑफ डेथ का ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें टाइम ऑफ डेथ दिया जाना है, क्योंकि इससे ये जो टाइम ऑफ डेथ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे हम इस बात के अंदाजे तक पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई होगी। और जो गवाहों के बयान आते हैं, जो अन्य रिपोर्ट्स आती हैं, जो अन्य तथ्य कोर्ट के सामने आते हैं, फिर कोर्ट इस टाइम ऑफ डेथ को रिलेट करता है उसके साथ कि क्या गवाह झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, या और कोई इसमें क्लू है। तो वो टाइम ऑफ डेथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी 10 AM इन द मॉर्निंग। अब ये जो है इसमें किस समय उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसका टाइम डालते हैं। तो ये डेट, यहाँ डेट भी आ जाती है, ठीक है, और उस डेट को डेट आ जाती है कि किस डेट को इसका परीक्षण किया जा रहा है और उस दिन किस समय किया गया। जैसे सुबह 10 बजे इसका परीक्षण किया गया है, उसका पोस्टमार्टम किया गया है, तो ये भी इसमें टाइम और डेट ये दोनों यहाँ पर आ जाती हैं। और फिर यहाँ से हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि जिस दिन ये परीक्षण किया गया 10 AM पर देखिए ये परीक्षण किया गया है, तो ये जो टाइम ऑफ डेथ है यहाँ बताया गया है इन बिटवीन 4 to 6 आवर प्रायर। तो 4 से 6 घंटे के पहले इसकी डेथ हुई है। तो अगर हम सुबह 10 बजे की बात करें तो इसका मतलब है कि 9, 8, 7 और 6, यानी 6 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में इसकी डेथ हुई होगी, ठीक है। यानी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच इसकी डेथ कहीं आती है, क्योंकि ये 10 बजे इसका परीक्षण हुआ है, तो 10 में से हम 4 घटा देंगे तो 6 बजे, तो 6 बजे से लेकर और पीछे 4 बजे तक, यानी सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इसका डेथ हुआ होगा। तो आप ये देख रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि हम किस तरह इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई होगी, है ना। जैसे इस मामले में हम अंदाजा लगा रहे हैं कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उस व्यक्ति का या तो उसको मारा गया है या वो खुद मरा है। तो इस तरह हम इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं। देन डिस्पैच ऑफ मैटर टू केमिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें केमिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई चीज़ भेजी गई है या इसमें कुछ केमिकल एग्जामिनर के बारे में बात की गई है, तो ये नील है, तो इसमें केमिकल एग्जामिनर का कोई मैटर इसमें नहीं आया है। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ पॉइजन और डिजीज। अब इसमें क्या बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि उसको पॉइजन दिया गया है। जैसे कई बार बॉडी जो है नीली पड़ जाती है, नीली, ठीक है, तो क्या बॉडी को देखकर कोई ऐसा लग रहा है कि उसको पॉइजन दिया गया है। देखिए ये अपीयरेंस की बात कर रहा है, ये यहाँ परीक्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि जहर के लिए FSL में विसरा भेजे जाते हैं, विसरा, ठीक है। विसरा क्या होते हैं? विसरा होते हैं उसके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है और छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको वहाँ परीक्षण के लिए भेजा जाता है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें उनके अंदर
पदार्थों की जांच होती है, तो ये जो विसरा इसको बोलते हैं। तो ये विसरा की जांच जो है ना एफएसएल के वैज्ञानिक साइंटिस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि जहर इस व्यक्ति को दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसके शरीर में क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ यहाँ हम इस विसरा की जांच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि क्या हमको उसको कोई डिजीज का सिम्टम वहाँ लग रहा है या कोई पॉइजन का सिम्टम हमको लग रहा है, क्योंकि नंगी आंखों से देखने के बाद भी बॉडी की जो हम पोजीशन पहचान लेते हैं कि ये जहर का मैटर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब इसके बाद आता है सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड बिफोर डेथ, है ना। तो ये सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड बिफोर डेथ, डेथ से पहले इसमें क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए थे इनके बारे में यहाँ इसको दिया जाना है। ब्रॉट डेड, अच्छा इसमें ये भी बताया जाता है कि ये आदमी हॉस्पिटल में आकर मरा है या इसको डेड बॉडी ही इसकी यहाँ लाई गई थी। तो इन सारे, तो ये यहाँ ये सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड बिफोर डेथ, इस वाले मामले में इन्होंने लिखा है कि ब्रॉट डेड, कि इसको डेड ही लाया गया है। यानी यहाँ ये बताया जाना है कि जब ये व्यक्ति मरा तो उससे पहले इसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स देखे जा रहे थे, क्या उसको कोई उल्टी हो रही थी या वो तड़फड़ा रहा था या कोई ब्लीडिंग हो रही थी या ऐसा कुछ पाया गया कि नहीं पाया गया। तो यहाँ इसमें से कुछ भी नहीं पाया गया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ब्रॉट डेड, यानी उसको मरा हुआ ही लाए गए हैं। ठीक है। देन इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, अब यहाँ पर हम जो पुलिस इंफॉर्मेशन देती है डॉक्टर्स को वो लिखी जाती है कि पुलिस क्या कह रही है कि इसको किसी और ने मार दिया या इसके किन अंगों पर चोट है, या पुलिस को क्या अंदेशा इसमें लग रहा है, वो इसमें यहाँ लिखा जाता है। The medical officer will observe the state of all the organs, and when he finds disease or injury, he should write in the appropriate phrase the word healthy. अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आ गया इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, पुलिस ने जो कुछ डॉक्टर्स को बताया वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद ये आगे की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं कि मेडिकल जो ऑफिसर हैं वो उसके प्रत्येक ऑर्गन, ऑल द ऑर्गन्स की सिचुएशन को देखेंगे, एंड यदि उसको कोई डिजीज मिलती है या कोई इंजरी मिलती है तो उनके आगे इसमें लिखा जाएगा, और कुछ भी नहीं मिलता है, वो हेल्दी हैं, तो फिर वर्ड हेल्दी इसमें यूज किया जाएगा। तो ये आगे के जो परीक्षण हैं उसके बारे में डॉक्टर्स के लिए ये नोट है। देन इसमें आता है कंडीशन ऑफ, अब देखिए ये हमारा पहला पार्ट इसमें शुरू हो गया है पोस्टमार्टम का, और इसमें हम ये डिटेल जो है इसमें लिखा जाएगा। कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट स्टाउट, एमेशिएटेड, डीकम्पोज्ड। अब ये जो सब्जेक्ट है यानी जो बॉडी है उसकी हम पोजीशन इसमें लिखेंगे, डॉक्टर्स इसमें लिखेंगे। तो स्टाउट का मतलब होता है हेल्दी बॉडी, हेल्दी, और स्ट्रॉन्ग जो बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग जो हैवीली बिल्ट होती है उसको हम स्टाउट बोलते हैं। इनिशिएटेड होती है वीक बॉडी, वीक जो एकदम कमजोर बॉडी होती है तो उसको हम वीक बॉडी इसमें बोला जाता है। बहुत एक्सट्रीमली जो थिन बॉडी होती है, एक्सट्रीमली पतली जो बॉडी होती है, वीक बॉडी होती है, तो उसको एमिशिएटेड बोलते हैं। स्टाउट बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी को बोला जाता है। तो यहाँ उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है। डीकम्पोज्ड, अब डीकम्पोज जैसे मान लीजिए अगर लाश बहुत पुरानी है, जैसे कोई 10-15 दिन पुरानी है या ऐसे है, तो वो डीकम्पोज हो जाती है। तो क्या ऐसी पोजीशन है, तो यहाँ उनको जो बॉडी की अपीयरेंस से उनको इसमें लग रहा है वो यहाँ इसमें लिखते हैं डॉक्टर्स। तो देखिए ये क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ किसको कहा गया है, सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये बॉडी को ये कह रहे हैं, जो मृतक व्यक्ति है उसकी जो बॉडी है उसको ये सब्जेक्ट कह रहे हैं। तो सब्जेक्ट इज एवरेजली बिल्ट, यानी औसतन रूप से ये बनी हुई है, जो कद काठी है उसकी जो स्टेट है बॉडी की वो एक औसत आदमी जैसी है। एंड नरिश्ड, राइगर मोटिस वेल डेवलप्ड एंड नरिश्ड, एवरेजली बिल्ट एंड नरिश्ड, यानी साधारण आदमी की एक नॉर्मल जो व्यक्ति की बॉडी होती है, जो ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही एक्सट्रीमली थिन है, एक्सट्रीमली वीक है, तो एवरेज जो है उस व्यक्ति की ये बॉडी बताई जा रही है। राइगर मोटिस वेल डेवलप्ड ऑल ओवर बॉडी,
अब ये राइगर मोटिस इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको हर पोस्टमार्टम में राइगर मोटिस मिलेगा। तो राइगर मोटिस होता क्या है? राइगर मोटिस का मतलब ये है कि जो बॉडी में जो अकड़न आ जाती है वो राइगर मोटिस कहलाती है। बॉडी एकदम जब किसी की डेथ होती है तो थोड़े समय बाद ही वो उसमें राइगर मोटिस उत्पन्न होने लग जाते हैं, और वो बॉडी जो है आप फिर उसके हाथ या पाँव को हिला डुला नहीं सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक जिंदा व्यक्ति के जैसे शरीर है, आप हाथ या पाँव को मोड़ेंगे तो टाइम मुड़ जाएंगे, जैसे उसकी अंगुलियां मुड़ जाएंगी। लेकिन जो मृतक व्यक्ति होता है उसकी बॉडी में धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा इतनी अकड़न आ जाएगी कि वो बॉडी जो है हिल डुल नहीं सकती है, और अगर आप उसकी बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो टूट सकते हैं उसके हाथ पांव। तो ये इस तरह ये राइगर मोटिस उसमें बन जाते हैं। तो ये जो बॉडी थी इसमें राइगर मोटिस बने हुए थे। इस राइगर मोटिस से ये भी होता है, डॉक्टर्स को समय का भी पता लग जाता है, क्योंकि इसमें एक जब हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसमें पता चलता है कि कितने समय में कितने राइगर मोटिस इसमें बन जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो राइगर मोटिस बनने के बाद पूरी तरह फिर खत्म भी हो जाते हैं। तो ये जो मेडिकल जूरिस्ट होते हैं ये इसमें फाइंड आउट करते हैं कि ये बॉडी इसमें कितनी पुरानी है और इसमें राइगर मोटिस कितने बने हैं, कितने नहीं बने हैं, या बनकर खत्म हो गए हैं। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये राइगर मोटिस होते हैं। देन तो ये जो बॉडी थी इस पर पूरे शरीर पर वेल डेवलप्ड राइगर मोटिस पाए गए हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने बॉडी की जो डेथ है ये 4 से 6 घंटे पहले की इसमें बताई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए 4 से 6 घंटे की अगर बॉडी होती है तो उस पर राइगर मोटिस मिलते हैं। ठीक है, अब पोस्टमार्टम स्टेनिंग प्रेजेंट ऑन बैक एंड डिपेंडेंट पार्ट्स। अब ये एक होती है स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है उसमें चकत्ते से मिलना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो ये जो बॉडी थी जिसका पोस्टमार्टम किया गया है इसमें स्टेनिंग भी मौजूद थी। ठीक है, ये स्टेनिंग भी हमको समय वगैरह का पता करने के लिए और उसकी और दूसरी कंडीशन पता करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन है बोथ आईज आर सेमी ओपन। अब जो आईज हैं वो सेमी ओपन हैं, यानी आधी खुली हुई हैं आधी बंद हैं। एंड माउथ क्लोज्ड, और इस आदमी का मुंह जो है वो बंद है। सलाइवा ड्रिफलिंग मार्क प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ माउथ। सलाइवा ड्रिफलिंग मार्क प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ माउथ। अब ये सलाइवा ड्रिफलिंग क्या होता है? जैसे ये एक आदमी का मुंह है तो इधर से इसकी लार टपकी हुई है, ये साइड में कॉर्नर जो है मुंह का, इधर से इसकी लार जो है वो बाहर से टपकी हुई है। ठीक है, मुंह से इसकी लार जो है एक कॉर्नर के अंदर इसकी टपकी हुई है, तो ये इसका सलाइवा ड्रिफलिंग है। ड्रिफलिंग का मतलब ऐसे गिरना, टपकना, इस टाइप का। तो ये सलाइवा जो है इसमें इसका गिरा हुआ है। राइट साइड, माउथ के राइट साइड में ये सलाइवा इसका गिरा हुआ है। ये मैंने तो लेफ्ट साइड बना दिया, लेकिन आप जैसे इसमें देखेंगे तो ये राइट साइड में बना हुआ है। पीपल्स आर फिक्स्ड, एंड ये फिक्स्ड है, ये शब्द है फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड डायलेटेड। पीपल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड। देखिए ये जो आंख के पीपल होते हैं तो इनकी पोजीशन इन्होंने फिक्स्ड एंड डायलेटेड बताई है। तो इसका भी एक अलग मतलब होता है, क्योंकि कब ये प्यूपिल जो है आँख के कब फिक्स्ड मिलते हैं, कब डायलेटेड मिलते हैं, ये सारी बातें भी समय को बताती हैं। इससे भी हमें उस पूरी बॉडी की स्थिति को समझने में मदद मिलती है कि क्या उसका होमिसाइड हुआ है या उसने सुसाइड किया है। तो ये अलग अलग बॉडीज में अलग अलग तरह से उसकी आँखों की जो पोजीशन है, उसके अंदर के ये काले काले जो कोवे अपन बोलते हैं, ये इनकी अलग अलग पोजीशन वो अलग अलग इसमें मिलती है। देन है इसकी वुंड की पोजीशन, यानी इसमें चोटों की क्या पोजीशन है वो इसमें बताई जाएगी। जैसे वुंड पोजीशन, साइज एंड नेचर, जो उनके घाव हैं बॉडी पर उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या नेचर है, ये भी इसमें बताया जाएगा। ब्रूजेज पोजीशन, साइज और नेचर,
ब्रूजेज जो है एक तरह की चोट होती है जिसमें नीले नीले निशान पड़ जाते हैं, नील टाइप की ये चोट हो जाती है। तो ब्रूजेज की क्या इसमें पोजीशन है, उसका क्या साइज है, उनका क्या नेचर है, ये भी इसमें बताया जाता है। मार्क ऑफ लिगेचर ऑन नेक, डिसेक्शन कंडीशन ऑफ पीप। अब ये जो लिगेचर मार्क है, ये लिगेचर क्या होता है कि उसके बॉडी पर, गर्दन पर इसमें मार्क आ जाते हैं। तो लिगेचर वो जो वस्तु होती है, जैसे कोई कपड़ा होता है तो उससे उसका गला घोंटते हैं तो ये निशान इसमें आ जाते हैं। तो या खुद वो अपना गला घोंटता है तो वो लिगेचर कहलाता है। तो इसमें ये लिगेचर, वो नेक, उसके नेक पर लिगेचर मार्क आते हैं। डिसेक्शन, डिसेक्शन फिर उसकी गर्दन को काट के, और उसकी जो खाल होती है, वो जो स्किन होती है, उसको काट के अंदर और उसको देखा जाता है, तो ये उसका डिसेक्शन किया जाता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो डिसेक्शन को समझते हैं। देन क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम होता है, कपाल होता है। इसको जो हमारी बॉडी, जो हमारा, ये हमारे जो माइंड और इसका जो हमारा सिर होता है, इसकी ये पोजीशन के बारे में कर रहा है कि उसके सिर की क्या पोजीशन इसमें रही होगी। तो क्रेनियम उसकी खोपड़ी होती है एक तरह से। जो हमारा, आप जानते हैं कि हमारा माइंड जो है ना, बहुत स्मॉल और सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है, और इन टिश्यूज के चारों तरफ हड्डियों का स्कल होता है एक तरह से। ये स्कल हम उसको बोलते हैं खोपड़ी। तो ये जो है, ये हड्डियों वाली जो है, ये इसका क्रेनियम क्रेमियम कहलाता है। ठीक है, ये क्रेमियम ये कहलाता है। एंड स्पाइनल कोड, जो पीछे का हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड, ये वाला हिस्सा स्पाइनल कोड हमारा कहलाता है। तो ये हमारा, अब ये देखिए पार्ट 2 सेकंड शुरू हो चुका है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई पार्ट्स में बनती है, तो ये हमारा पार्ट 2 है, जो सिर के बारे में हमारा ये विश्लेषण इसमें बताएगा। द स्पाइनल एंड need not be examined unless any indication of disease or injury exist। ये जो स्पाइनल कोड है, यानी ये जो, जैसे ये हमारा सिर है और ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो इस रीढ़ की हड्डी को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि कोई विशेष बात नहीं बताई जा रही हो, या तो कोई डिजीज यानी बीमारी का इंडिकेशन नहीं हो, या कोई इंजरी उस पर नहीं हो, तब तक इसको खोला नहीं जाता है। यानी अंदर इसका डिसेक्शन नहीं किया जाता है, इसकी खाल को काट करके, और इसके अंदर का भाग नहीं निकाला जाता है जब तक कि पुलिस उनको कोई विशेष बात नहीं बताए, या उनको खुद को ये नहीं लगे डॉक्टर्स को कि इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया है या और कोई बात है। ठीक है। स्कल्प एंड सेल एंड वर्टिब्रा हेल्दी। अब इसमें स्कल्प एंड सेल एंड वर्टिब्रा, अब ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी इस तरह बनी हुई होती है, ये इस तरह, इसमें जॉइंट्स होते हैं, और ये एक जो ये जॉइंट्स होते हैं, ये वर्टिब्रा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिब्रा और इनकी जो स्थिति है, ये और इसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी ये अंदर होती है। ठीक है, ऊपर से ये नहीं, ये तो हमारा स्पाइनल कोड होता है, ये अंदर तो स्पाइनल कोड होता है, ये बहुत ही नाजुक होता है, और ये ब्रेन का हिस्सा होता है। ठीक है, ये ऊपर जो है ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ये अंदर स्पाइनल कोड है, और ये बाहर जो है हड्डियों का सेल इसमें रहता है बाहर, ताकि ये सुरक्षित इसमें रहे। तो ये वर्टिब्रा कहलाती हैं। अब मेम्ब्रेन्स हेल्दी, अब ये अंदर की जो मेम्ब्रेन्स हैं ये इसने हेल्दी बता रखी हैं, ये वर्टिब्रा भी हेल्दी बता रखे हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को भी इन्होंने हेल्दी बताया है, यानी इस ब्रेन पर इसके कोई चोट नहीं है, ना ही स्पाइनल कोड पर कोई चोट है। देन पार्ट इसका 3 शुरू हो गया है, थोरेक्स। जैसे देखिए ये हमारा सिर का पार्ट है, और जैसे ये कोई आदमी मैं बनाती हूँ, ये आदमी है। ठीक है, तो ये तो इसका, ये तो सिर का पार्ट हो गया। अब ये इसकी गर्दन, ये इसकी गर्दन, और ये फिर ये हिस्सा। ठीक है, तो ये जो हमारा हिस्सा है ये थोरेक्स कहलाता है। ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि मैं कहूँ कि ये यहाँ से
ये गर्दन, नेक एंड ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसका थोरेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये पार्ट 3 में थोरेक्स की बात ये बताते हैं, ये कि इसकी थोरेक्स की स्थिति क्या है। वॉल्स, रिब्स एंड कार्टिलेज। अब ये हमारी सांस नली आती है। ठीक है, ये सांस नली भी, ये जो सांस नली है ये भी हमारी इन हड्डियों के बीच में ये सुरक्षित रहती है। ये छोटी छोटी अंदर ये इस तरह ये हड्डियां होती हैं और इनको कार्टिलेज बोलते हैं। ये होती हैं कार्टिलेज, ये बाहर से हड्डियां इसको सुरक्षित रखती हैं, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये भी बहुत ही नाजुक होती हैं। और इसमें ये जो प्लूरा होती है, ये जो प्लूरा है ये हमारी, यहाँ में ये देखिए ये हमारी सांस की नली है। ठीक है, ये सांस की नली जो है हमारे 2 फेफड़ों के अंदर जाती है। तो ये जो इसके चारों तरफ के जो हिस्से हैं फेफड़ों के, ये प्लूरा कहलाते हैं। यानी ये फेफड़ों की जो झिल्ली होती है इसको हम प्लूरा बोलते हैं। तो ये हमको समझ में आनी चाहिए। देन हमारा आता है इसमें लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ठीक है, तो लैरिंग्स होता है ये जो गले वाला पार्ट होता है, ये गले का जो पार्ट होता है, ये झिल्ली आ रही है एकदम हमारे पीछे बैक का जो हिस्सा होता है। हम जानते हैं ना कि ये जब हम इसको सांस लेते हैं तो ये यहाँ ये हिस्सा फेरिंग्स होता है, जहाँ हम बिल्कुल जैसे अपन थूक गिटकते हैं एकदम से, जो पीछे आपको छेद दिखाई देता है। जब आप कई बार जीभ से डॉक्टर आप अगर कभी जुकाम भी लग जाता है ना आपको, तो डॉक्टर कहता है मुंह खोलो, और आप पीछे आ बोलो तो आपका अंदर से छेद खुलता है जीभ के पीछे से। तो ये वाला हिस्सा जो है फेरिंग्स कहलाता है। और इसके ये नीचे का जो हिस्सा है थोड़ा सा, ये यहाँ तक हम इसको कह सकते हैं, ये लैरिंग्स होता है। ठीक है, तो ये लैरिंग्स की पोजीशन बताई गई है। ये लैरिंग्स है और ट्रेकिया, ये लैरिंग्स एंड ट्रेकिया है। ये नीचे ये ट्रेकिया आ जाती है, ऊपर का हिस्सा इसका लैरिंग्स कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्रेकिया एक तरह से श्वास नली होती है। और पहले फेरिंग्स होता है जो बिल्कुल गले के पीछे का हिस्सा होता है। ये हमारा ये फेरिंग्स इसमें नहीं बताया हुआ है, ये रहा फेरिंग्स इसमें नहीं बताया हुआ है, इसमें लैरिंग्स बताया हुआ है। तो गले का एकदम पीछे का हिस्सा मैं इसको लिख देती हूँ, फेरिंग्स, PHARYNX, ये फेरिंग्स होता है। और ये बिल्कुल गले के पीछे का हिस्सा होता है, जहाँ हम एकदम हमारा वो छेद निकलता है, जहाँ से हम खाना भी निगलते हैं और सांस लेते हैं। तो ये फेरिंग्स आ गया, इसके बाद लैरिंग्स और इसके बाद ये ट्रेकिया, और फिर ये हमारे लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है, तो ये राइट लंग एंड ये लेफ्ट लंग। तो ये इन्होंने जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग हैं। ये हमारे कार्टिलेज, रिब्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग। ये तो इसमें क्या बता रखा है, देखिए ये कार्टिलेज वगैरह हेल्दी हैं, ये भी हेल्दी, प्लूरा इसका हेल्दी है। यानी ये जो फेफड़ों की झिल्ली है ये कहीं से भी इंजर्ड नहीं हुई है, क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। लेकिन जो लैरिंग्स का हिस्सा है और राइट लंग एंड लेफ्ट लंग है, ये कंजस्टेड बताए गए हैं। कंजस्टेड का मतलब ये थोड़े से सिकुड़े हुए हैं, कंजस्टेड इसमें ये बता रखे हैं। तो निश्चित रूप से जब सांस घुटा होगा तो ये कंजस्टेड हो गए हैं। तो ये हमारी जो है इसमें स्थिति है। देन इसमें ये हार्ट की स्थिति बता रखी है। ये देखिए ये पेरिकार्डियम है हमारा, जो हार्ट की झिल्ली होती है। आप ये जो हार्ट वाला जो पोर्शन होता है, जैसे ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट की पोजीशन है, और इसमें ये 4 लैब होते हैं। तो ये पेरिकार्डियम, ये बाहर की इसकी जो झिल्ली होती है हार्ट की, ये पेरिकार्डियम कहलाती है। तो इसमें ये पेरिकार्डियम हार्ट को घेरे रखती है, और ये एक तरह से सैक होता है, इसको हम सैक बोल सकते हैं। ये सैक होता है, मतलब ये थैला टाइप होता है। ठीक है, ये हार्ट को घेरे रखती है। तो ये पेरिकार्डियम यहाँ इस हार्ट का ये बात कर रहा है, पेरिकार्डियम एंड देन हार्ट एंड लार्ज वेसल।
ये हार्ट वेसल जो खून को शरीर में लेके जाती हैं और लेकर आती हैं, उनको ये वेसल की स्थिति बता रहा है। तो ये सब जो है इसमें हार्ट के ऑल चैम्बर्स एम्प्टी, यानी हार्ट के अंदर कोई खून इनको नहीं मिला है, ये एम्प्टी हैं। लार्ज वेसल हेल्दी है, इसमें कहीं कोई चोट नहीं है। देन हमारा पार्ट ऑफ एब्डोमेन आता है। एब्डोमेन की स्थिति हमारी क्या है? एब्डोमेन में मेनली जो है जो हमारा, ये देखिए मैं आपको ये जो हमारा सिस्टम है ना खाना पचाने वाला, इसका ये हमारी ईसोफेगस हो गई, ठीक है। ये हमारा गले का जो छेद है, यहाँ से ये ईसोफेगस, देन हमारा स्टमक, ये मैं स्टमक आपको बना देती हूँ, ये स्टमक, देन ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, देन ये इसमें हमारा रेक्टम, इस तरह ये हमारा सिस्टम होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये इस तरह से होता है। और ये जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम जो झिल्ली होती है ये हमारे स्टमक को घेरती है। ये पेरिटोनियम झिल्ली होती है। देखिए ये पेरिटोनियम झिल्ली है जो हमारे स्टमक को घेरे रखती है, ठीक है। तो इस स्टमक की ये झिल्ली जो है ये भी एक तरह से सैक है, ठीक है। ये ऊपर की होती है और ये हेल्दी है। ये देखिए मैं आपको निशान बता रही हूँ, ये जो निशान है ये जो हमारा मेम्ब्रेन है ये पेरिटोनियम कहलाती है। देन माउथ, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है और ये हमारी ईसोफेगस है। ये इसको कहते हैं भोजन नली, एक तरह से भोजन नली होती है। तो ये हमारी ईसोफेगस है एंड ये हमारा फेरिंग्स का हिस्सा है। एंड स्टमक, ये हमारा स्टमक कहलाता है, इसको हम स्टमक बोलते हैं, स्टमक यानी अमाशय, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, अमाशय है। एंड इट्स कंटेंट, जो इसके दूसरे जो कंटेंट्स होते हैं, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पहले इससे जुड़ी हुई बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये वाला जो हिस्सा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। देन ये रेक्टम होता है, ठीक है। तो ये सब इन्होंने इसमें सेमी डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स बता रखे हैं। ये जो स्टमक है, ये हमारा जो स्टमक है और ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये इनमें इन्होंने सेमी डाइजेस्ट यानी आधा पचा हुआ भोजन इसमें डॉक्टर्स को मिला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर कंटेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन देयर कंटेंट डिस्टेंडेड एंड गैसेज एंड फीकल मैटर। यहाँ ये जो छोटी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, इसमें थोड़ा सा इनको फीकल मैटर मिला है, यानी थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं मल, फीकल, मतलब भोजन थोड़ा डाइजेस्ट हो गया है। और उसमें देखिए स्टमक में आधा हमने सेमी डाइजेस्ट भोजन बताया था, तो जो शेष आधा भोजन उस स्टमक के अंदर पड़ा हुआ है और आधा जो है ये देखिए इसमें फीकल में तब्दील हो चुका है, इसमें गैसेस वगैरह मिली हैं और जो ग्लूकोज बना था वो ब्लड में जा चुका है। तो इस तरह ये सेमी डाइजेस्ट की जो पोजीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से भी प्रकट हो रही है। अब यहीं पर हमारा लीवर होता है। ये लीवर जो है इस तरह, ये लीवर के लोब्स होते हैं कई सारे, ये लीवर होते हैं। ये लीवर कंजस्टेड मिला है। इसी के पास में स्प्लीन होती है, ये भी कंजस्टेड मिली है। किडनी एकदम, ये जैसे मान लो ये हमारा कोई पर्सन है, तो ये इसके आगे वाला भाग थोरैक्स कहलाता है, लेकिन ये जो पीछे इसके जो भाग होता है, यहाँ लगभग ये पीछे, ये यहाँ पर ये पीछे के हिस्से में जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर किडनी मिलती है, ठीक है। तो ये किडनी भी इसमें कंजस्टेड पाई गई है। देन ब्लडर, रेजिडुअल यूरिन अबाउट 20 cc इज प्रेजेंट। यहाँ पर ये जो नीचे ये यूरिनरी ब्लड होता है। यूरिनरी ब्लड आप जानते हैं कि इसमें जो है यूरिन रहता है। ये पीछे वाला जो किडनी ब्लैडर वाला पार्ट है, ये किडनी से जब ब्लड फिल्टर होता है
और फिर इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो तो किडनी फिल्टर करके वापस भेज देता है, और जो दूसरे दूषित पदार्थ हैं यूरिया वगैरह तो ये इस ब्लैडर में आ जाते हैं। तो इसमें ये यूरिन जो है ये 20 सीसी के करीब, यानी इस व्यक्ति का पानी भी पहले पिया हुआ था, तो ये रेजिडुअल यूरिन इसमें 20 सीसी के करीब इसमें मिला है। रजिस्टर वैल्यू रेन अबाउट क्लैरिटी सीसीज प्रेजेंट, ये कुछ गड़बड़ छप गया है। ऑर्गन जनरेशन एक्सटर्नल इंटरनल, ये इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में ये बात बता रहा है। देन अब इंजरी, इसके मसल्स बोन एंड जॉइंट, ये पार्ट 5 हमारा आ गया है। अब इसकी इंजरी की पोजीशन की हम बात करेंगे कि जो इंजरी है वो इसमें कौन कौन सी किस तरह इसमें इंजरी आई हुई है, मसल्स में इंजरी है, बोन्स में इंजरी है, वो इस पार्ट 5 में हम बात करेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी इंजरी है, 1 नंबर की इंजरी, वो इसमें लिगेचर मार्क बताया हुआ है, यानी वो जो लिगेचर था, कोई कपड़ा, बेल्ट, तार, ये इस तरह के जो पदार्थ हैं ये लिगेचर कहलाते हैं। तो इस आदमी के गर्दन पर, ऑन नेक, ये देखिए गर्दन पर लिगेचर मार्क मिला है 34 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर विड्थ। अब मतलब इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी विड्थ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, और ये लंबा जो है, ये लंबा ये 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर ये लंबा इसकी लिगेचर मार्क मिला है। डार्क रेड इन कलर, और इसका कलर कैसा है, डार्क रेड है। प्रेजेंट ऑन नेक ओवर द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज पर ये मिला है, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे ये हमारा जो आगे की श्वास नली है, ये मैंने आपको बताई थी, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स वाला पार्ट, ये इसके ऊपर ये इस तरह से ये हड्डियों से घिरा हुआ होता है, और ये जो हिस्से हैं ये कार्टिलेज कहलाते हैं। तो इसका जो गर्दन के जो पास में जो पार्ट है वो थायराइड कार्टिलेज है, वहाँ पर इस थायराइड कार्टिलेज के ऊपर से होता हुआ ये लिगेचर मार्क गुजर रहा है। 34 इंटू 1 सेंटीमीटर का, 34 सेंटीमीटर ये लंबा है, और 1 सेंटीमीटर इसकी ये जो विड्थ है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्लिकली प्लेस्ड, अच्छा ये थोड़ा तिरछा है, जब ये तिरछा होता है तो हम इसको ओब्लिकली कहते हैं, ओब्लिकली, ठीक है। वैसे ये ओब्लिकली जो मार्क होता है ये सुसाइडल मैटर में देखा गया है। सुसाइडल मैटर में ये थोड़ा तिरछा ही पाया जाता है, इस तरह ये तिरछा ऊपर की तरफ जो है ये निकलता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज ये होता है, ये सुसाइडल इसको बताता है। और इसीलिए देखिए इस मामले में इस लिगेचर मार्क को ऑब्लिकली देखकर ही इसमें 306 में पुलिस ने ये पेश किया है चालान। प्लेस्ड एंड रनिंग अपवर्ड बैकवर्ड, अब ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है और पीछे की तरफ, इसकी पोजीशन देखिए, ये बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और पीछे की तरफ, ये जो हमारी गर्दन है, ये जैसे ये हमारी गर्दन है जैसे, तो ये इधर पीछे की तरफ जा रहा है और ऊंचाई की तरफ होते हुए जा रहा है। तो इसी आधार पर इस मामले में 306, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो जैसे मान लो पंखे के या किसी के लटकता है तो उसका जो लिगेचर है वो ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्लिकली ये तिरछा इसकी शेप जो है, इसकी शेप जो है ये तिरछी, इस तरह ये तिरछी शेप जो है उसकी बनती है। देन ऑन राइट साइड ऑफ नेक रीचिंग अप टू द कॉर्नर ऑफ हेयर लाइन, अब ये ऊपर जो हेयर लाइन है, यहाँ जहाँ हमारे बालों की लाइन है ऊपर, ये इधर पीछे की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऑन लेफ्ट साइड रनिंग अपवर्ड बैकवर्ड, मतलब राइट साइड में भी ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और लेफ्ट साइड में भी ये ऊपर की तरफ अपवर्ड और बैकवर्ड बढ़ रहा है। रीचिंग अप टू द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ हेयर लाइन, इधर लेफ्ट कॉर्नर इधर हेयर लाइन की तरफ ही जा रहा है, और विद 5 सेंटीमीटर गैप ऑन बैक ऑफ द नेक, पीछे 5 सेंटीमीटर का गैप है इसके,
यानी ये पूरा गर्दन को लपेटे हुए ये लिगेचर मार्क नहीं बना है, बल्कि ये जो दोनों सिरे हैं, ये पीछे का जो 5 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है, यहाँ पर लिगेचर मार्क एब्सेंट है, यहाँ पर लिगेचर मार्क नहीं बना हुआ है, तो ये गैप इसमें आ रहा है। लिगेचर मार्क इज 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम चिन। अब ये जो हमारी चिन है, ठुड्डी है, और इसकी जैसे ये हमने एक पोजीशन बनाई, ये हम इसकी पोजीशन बनाते हैं ये, और ये फिर इसकी गर्दन, तो ये जैसे ये जो ठुड्डी है और ये जो लिगेचर मार्क है, इसके बीच में ये दूरी है, ये 7 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर की दूरी आती है। क्योंकि लिगेचर मार्क जैसे मान लो यहाँ बना है, तो ये ठुड्डी के और इसके बीच की जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर इसकी पाई गई है। एंड 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सुप्रा स्टर्नल नोच इन मिड लाइन। सुप्रा स्टर्नल नोच कौन सी होती है? ये जो गर्दन के फ्रंट हिस्से पर, जो गर्दन का फ्रंट हिस्सा होता है, जैसे आप ये अपनी ये ठुड्डी को पकड़िए, अपनी अपनी चिन को पकड़िए और फिर नीचे की तरफ आप चलिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे अपन जाएंगे तो ये इसके जो गर्दन के ये हमारा चिन के नीचे थोड़ा सा ये जो हिस्सा है बीच में, ये हमारा सुपर स्टर्नल नोच कहलाता है। ये जैसे ये हमारा, हम ये थोड़ा सा चलेंगे तो ये वाला हिस्सा सुपर स्टर्नल नोच हमारा कहलाएगा, जहां आप देखते हैं ये थोड़ा सा बीच में इसको एक अंदर धंसता हुआ एक गड्ढा सा मिलता है। अब जैसे चिन को हाथ लगाते लगाते नीचे जाएंगे तो ये इसमें एक आपको अंदर एक गड्ढा सा दिखता है, ये हमारी इसकी नोच है सुपर स्टर्नल, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी जो है इसकी लिगेचर मार्क की ये 11 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट ईयर लोब्यूल, और ये जैसे ये यूं जा रहा है ये हमारा लिगेचर मार्क, और यहाँ हमारे ईयर्स हैं, तो ये इतना आगे बढ़ गया है कि ये इसकी ये ईयर की इसकी दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड, और ये जो राइट साइड वाला लोब्यूल है, ईयर लोब्यूल, तो इसकी और ये लिगेचर मार्क की ये जो दूरी है ये हमारी 6 सेंटीमीटर है राइट साइड में। ऑन फर्दर डिसेक्शन ऑफ नेक पेल, अब इसका इन्होंने चूंकि इस पर गर्दन पर इनको चोटें मिली है तो ये डिसेक्शन इन्होंने इसका किया है, ठीक है। तो ये नेक जो है ये पेल इनको मिलती है, एंड पार्चमेंट लाइक विद ग्लिसनिंग अपीयरेंस, ये झिल्ली होती है एक तरह से, स्किन जो होती है ना नेक, ये पेल एंड पार्चमेंट, ये इस ऊपर की स्किन ये टाइप का जो चीज है ये इसमें दिखा रखा है विद ग्लिसनिंग अपीयरेंस, ये थोड़ी चमकती हुई सी इनको दिखाई दे रही है। देयर इज नो सब क्यूटेनियस टिश्यूज एंड मसल हीमोटेमा प्रेजेंट। अब ये गर्दन के पास इसको ये देखिए, इनको ये जो सब क्यूटेनियस टिश्यू तो इनको नहीं मिलते हैं, लेकिन ये हीमोटेमा यहाँ इनको मिला है। हीमोटेमा जब जैसे कोई यहाँ कोई गर्दन पर कोई चोट पड़े या कुछ ऐसा हो तो ये हीमोटेमा मिल सकता है, जो एक तरह से मारपीट का सा ये निशान होता है। तो जैसे हम कहीं हमारा कहीं पर चोट पड़े तो एकदम से नीला नीला सा निशान पड़ जाता है, तो ये हीमोटेमा यहाँ इनको प्रेजेंट मिला है। देन लैरिंगविल थायराइड कार्टिलेज, अब ये थायराइड लैरिंगविल जैसे ये हमारा गर्दन का पार्ट है, तो ये ऊपर तो ये हमारा फेरिंग्स हो गया, यहाँ पर हमारा छेद है, तो ये इलाका तो फेरिंग्स वाला इलाका हो गया। देन ये हमारा लैरिंग्स वाला इलाका हो गया, तो यहीं पर हमारा ये थायराइड कार्टिलेज है। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये इनको हेल्दी, थायराइड कार्टिलेज के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। हायोइड एंड सर्विकल वर्टिब्रा बोन्स आर इंटैक्ट एंड हेल्दी, लेकिन हायोइड जो वर्टिब्रा है एंड सर्विकल जो वर्टिब्रा है ये इनको इंटैक्ट मिली है, मतलब उसमें कोई इनको इंजरी वगैरह नहीं मिली है। अब ये हायोइड वाला हिस्सा कौन सा होता है? जैसे ये चिन्ह है, ये हमारी ये मैं इसको ये बनाती हूँ, जैसे ये आंखें और ये नाक और ये, अब ये जो चिन्ह वाला हिस्सा है इसके हम थोड़ा सा ये नीचे खिसकेंगे तो ये वाला जो नीचे खिसकने वाला जो हिस्सा है, ये जैसे आप अपनी एक बार चिन्ह को हाथ लगाइए, चिन्ह आपने पकड़ ली, अब आप नीचे चलिए, ये वाला जो हिस्सा है जो एकदम चिन्ह के पास आप नीचे जा रहे हैं, ये वाला हायोइड बोन का हिस्सा है,
ठीक है, यहाँ आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा हार्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हायोइड का हिस्सा है और ये हायोइड वर्टिब्रा है, ये हायोइड का हिस्सा है और पीछे की तरफ इसमें ये सर्विकल वर्टिब्रा है पीछे की साइड। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इनको इंटैक्ट और हेल्दी मिला है, क्योंकि वर्टिब्रा तो पीछे होती है, कार्टिलेज आगे होती है। अब इसमें मल्टीपल अब्रेजन ऑफ वेरियस साइजेज, अब यहाँ इस थोड़ा सा जब ये नीचे चलते हैं तो इनको मल्टीपल अब्रेजन ये ऐसे खरोंच के निशान हो जाते हैं, या सड़क पर कई बार आप गिर जाते हैं, आपके गोडे छिल जाते हैं, आपके पैर कई बार आप गिरते हैं सड़क पर, आपके एकदम नी पोर्शन पर, जो नी पोर्शन है आपका ये टकराता है और आपके छिल जाते हैं, तो ये अब्रेजन किस्म की चोटें होती हैं। तो ये देखिए लिगेचर मार्क के नीचे इनको चोटें मिली हैं अब्रेजन किस्म की। ये चोटें कैसे आई, ये बड़ा रहस्य है कि क्या कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो इस तरह की अब्रेजन किस्म की चोटें आ सकती हैं, कैसे आएंगी, कैसे आ सकती हैं, ये सोचने का विषय है। इसमें कुछ निश्चित राय हम नहीं दे सकते, लेकिन ये वास्तव में एडवोकेट्स और जज को सोचने का विषय है कि ये मल्टीपल अब्रेजन उस व्यक्ति के कैसे आई हैं। मल्टीपल अब्रेजन वेरियस साइजेज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2, बहुत सारी है, मल्टीपल का मतलब बहुत सारी चोटें, 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 into 2 सेंटीमीटर की चोटें हैं, यानी लंबाई और उसकी चौड़ाई जो है उसकी मान लो 1 सेंटीमीटर लंबाई है तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर की होगी, या 2 सेंटीमीटर की लंबाई है तो 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी, इस टाइप की ये चोटें हैं। प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नेक जस्ट बिलो लिगेचर मार्क, लेफ्ट साइड में है, नेक के गर्दन के लेफ्ट साइड में है ये चोटें, एंड जस्ट बिलो लिगेचर मार्क, जो लिगेचर मार्क हमको 32 into 1 सेंटीमीटर 32 into 1 सेंटीमीटर का जो लिगेचर मार्क हमको मिला है उसके नीचे की तरफ हैं ये मल्टीपल अब्रेजन की चोटें। देन 3 नंबर चोट क्या कहती है, अब्रेजन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर 1.5 into 2.5 यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ये है इसकी साइज सेंटीमीटर में है ये। अब 1.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए, 1.5 into 2.5 सेंटीमीटर की ये अब्रेजन है। प्रेजेंट राइट साइड ऑफ नेक अबाउ क्लेविकल, अब ये क्लेविकल जो हिस्सा है नेक का, यहाँ ये 1.5 into 2.5 सेंटीमीटर की 1.5 into 2.5 सेंटीमीटर की ये अब्रेजन है। मतलब लेफ्ट साइड में भी अब्रेजन मिली है और राइट साइड में भी इस आदमी के चोटें हैं, यानी गर्दन पर इसकी चोटें ज्यादा हैं। तो क्या अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं, मैं इसमें आपको कोई राय व्यक्त नहीं करूंगी, ये आपको खुद को पता लगाना है कि एक तरफ उस आदमी के लिगेचर मार्क मिला है, साथ में दोनों तरफ खरोंचों के निशान हैं, दोनों तरफ खरोंचों के निशान हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ उसके लिगेचर मार्क के साथ साथ खरोंचों के निशान भी इस आदमी की, इस व्यक्ति की डेड बॉडी में मिले हैं। तो क्या अंदाजा लग रहा है, क्या उस व्यक्ति के ये खुद के खरोंचों के निशान हैं, खुद तो वो व्यक्ति क्यों खरोंच करेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति के खरोंचों के निशान हैं, या जब वो लिगेचर मार्क वो कपड़ा बांधने की या रस्सी बांधने की, अगर हम इसको सुसाइड माने तो जब वो रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा है क्या उससे ही अब्रेजन मार्क आ सकते हैं, या वो दूसरा कोई व्यक्ति उसका गला घोंट रहा है तो वो बचने के लिए खुद की गर्दन से उसको जोर से उसको वो हटाएगा तो ये अब्रेजन के निशान आ सकते हैं, उसके नाखूनों से भी अब्रेजन के निशान आ सकते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति अपने हाथों से उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है तो क्या उससे ये निशान आए हैं। तो देखिए ये हमारा माइंड ब्लोइंग ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपके दिमाग की जो ना नशे हिला देगी, इतना सोचना आपको इसमें पड़ेगा कि वास्तव में ये सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है क्या ये चीज। देन 2 small abrasion of size 4.5 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 4.5 into 2.5 यानी 4.5 into 2.5 सेंटीमीटर की ये अब्रेजन है। दो स्मॉल अब्रेजन है, 2 स्मॉल अब्रेजन ऑफ साइज 4.5 into 2.5 सेंटीमीटर की प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द नेक। अब ये भी
जो नेक की राइट साइड में थोड़ी सी और दूरी पर ये 2 अब्रेजन और मिली हैं। तो ये देखिए कि गर्दन पर, इसका मतलब गर्दन पर छीना झपटी, कहीं ना कहीं से गर्दन पर ये छीना झपटी पाई गई है। ये क्या हो सकती है, ये सोचना है। तो देन 4 नंबर की चोट क्या कहती है? लसरेटेड वुंड ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर प्रेजेंट ओवर राइट पैराइटल रीजन, और ये ब्लंट चोटें हैं। ठीक है, यानी धारदार हथियार से नहीं है, किसी कुंद हथियार से ये ब्लंट चोटें जो है इसकी आई है। लसरेटेड वुंड है, ये चोट की एक और प्रकृति है लसरेटेड वुंड। ये लसरेटेड वुंड जो है, जैसे 2 तरह के वुंड होते हैं। एक इंसाइज्ड वुंड होता है जो बहुत धारदार पैने हथियार से आता है, तो उसको हम इंसाइज्ड वुंड कह सकते हैं। और दूसरा लसरेटेड आता है, जैसे ग्लास बोतल को अगर आप सिर पर फोड़ोगे तो संभव है आपके सिर पर लसरेटेड वुंड आ जाए। मतलब थोड़ा इरेगुलर टाइप का आएगा, थोड़ा गहरा होएगा, इसमें मसल्स आपकी दिखने लग जाएंगी, खून आएगा, तो ये लसरेटेड टाइप का वुंड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कांच की बोतल तोड़ के, और कांच की बोतल तोड़ के अगर किसी के अंदर आप घुसाते हो तो फिर ये वुंड जो है इनसाइज्ड वुंड, मतलब पैना वुंड जो है, अंदर की तरफ ही गहरा वुंड ये बनेगा, घाव बनेगा। ये रेगुलर होगा। जैसे आप चाकू से किसी को काटोगे तो बिल्कुल बराबर बराबर उसके जो किनारे हैं बिल्कुल बराबर बराबर से कटेंगे। लेकिन अगर किसी और चीज से आप मारते हो तो वो इरेगुलर, मतलब कहीं थोड़ा कटेगा तो कहीं ज्यादा कटेगा। ये ब्लंट हथियार की चोटें लसरेटेड वुंड आती हैं। तो इस तरह 2 तरह की चोटें हथियारों से आ सकती हैं। एक लसरेटेड वुंड जो ब्लंट हथियार से ज्यादा आने की संभावना रहती है। इनसाइज्ड वुंड जो है वो ये आपके किसी भी धारदार हथियार से आने की ज्यादा इसमें रहती है चांस। इसमें मांस दिखने लग जाता है और ब्लड से भरा हुआ रहता है मसल। तो इस टाइप की ये थोड़ी चोटें होती हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी चोट है, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू, मतलब ये चोट जो है थोड़ी सी इसमें गहरी चोट है, अंदर भी ये चोट जा रही है। इसलिए इसमें तीन जो है, ये जो 3 मेजरमेंट दिखाए गए हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई एंड देन गहराई। तो ये 3 चोट है, इसका मतलब ये चोट थोड़ी सी गहरी लगती है। देन ऑन फर्दर, अब ये और भी आगे डिसेक्शन करते हैं। ऑन फर्दर डिसेक्शन नो फ्रैक्चर वाज फाउंड, नो हेमाटोमा फाउंड। अब यहाँ पे ये जो और आगे चलते हैं तो इनको कोई फ्रैक्चर इसमें दिखाई नहीं देता है, ना ही इसमें कोई हीमोटोमा बना हुआ नजर आता है। अब 5 नंबर की जो चोट है वो कंट्यूजन किस्म की चोट है। 2 तरह की देखिए ये चोटें होती हैं। एक तो कंट्यूजन, ये चोटें लगभग एक जैसी होती हैं, कंट्यूजन और ब्रूज। ठीक है, ये ब्रूज, ये चोटें जो हैं लगभग एक जैसी सी होती हैं। जैसे आप किसी को मारते हो तो जैसे त्वचा पर कई बार नीला निशान पड़ जाता है। किसी व्यक्ति को आप पीछे बेल्ट से मारो पीठ पर तो ब्लू उसके नीले निशान पड़ जाएंगे। तो ये इस तरह की जो चोटें हैं ये कंट्यूजन और ब्रूज टाइप की चोटें होती हैं। ठीक है, तो ये जो चोटें होती हैं इसमें यहाँ इसको प्रेजेंट ओवर अल्ना बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड, जो इसका हाथ है और अल्ना जो बॉर्डर है, आप जानते हैं कि हाथ की जो हड्डी होती है वो अल्ना हड्डी होती है। तो वहां पर ये हाथ पर जो है लेफ्ट हैंड पर एक चोट साइज 2 सेंटीमीटर ये इसमें प्रेजेंट है। कंट्यूजन किस्म की चोटें हाथ पर प्रेजेंट है, मतलब हाथ पर कोई नीला सा निशान इनको दिखाई दे रहा है कि हाथ पर भी किसी ने मारा है। क्योंकि अगर लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट हैंड है, कंट्यूजन किस्म की चोटें क्या आदमी के खुद मारने से आ सकती है? कंट्यूजन किस्म की चोटें, ये हमको सोचना है कि कैसे इस आदमी ये खुद मरा है या इसको मारा गया है, क्या सीन इसमें आपको दिखाई दे रहा है। देन है अब्रेजन 2 इंटू, अब ये इसमें चोटें बताई गई हैं
अब्रेजन 2 × 2 सेंटीमीटर, अब 2 × 2 सेंटीमीटर की ये अब्रेजन प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट टू लेफ्ट रिस्ट ऑन अल्नार बॉर्डर। अब ये भी हाथ पर, जो हाथ की कलाई है उस पर अल्नार, ये जो बॉर्डर है अल्नार, ये 2 × 2 सेंटीमीटर की यहाँ अब्रेजन मतलब खरोंच इसको दिखाई दे रही है, यानी हाथ पर भी अब्रेजन किस्म की भी चोट है और कंट्यूजन किस्म की चोट है। Then 6 number, lacerated wound on size 21.5 centimeter present anteriorly on mid part of left leg। अब ये देखिए लैसरेटेड वुंड, इसके 21 सेंटीमीटर का लैसरेटेड वुंड इसको लेफ्ट लेग पर मिला है। लेफ्ट लेग पर लैसरेटेड वुंड यहाँ पर इसको मिला है। तो क्या ये 21 सेंटीमीटर का लेफ्ट वुंड कैसे इसके शरीर पर आया होगा, क्या संभावना आपको लगती है? लैसरेटेड वुंड मिला है ऑन मिड पार्ट ऑफ लेफ्ट लेग, ठीक है ना। एक हिस्सा होता है एंटीरियर हिस्सा होता है लेग का, एक पोस्टीरियर हिस्सा होता है। तो एंटीरियरी जो हिस्सा है मिड पार्ट का। अब देखिए ये मैं बहुत ज़्यादा इसलिए डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि हम फिर दूसरी किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना डिटेल में जाएंगे, क्योंकि एक ही रिपोर्ट में अगर मैं इतना डिटेल में जाऊंगी तो पहली बात तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। दूसरी बात, आप चूंकि पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो हो सकता है आपको समझने में ये थोड़ा आपको टिपिकल लगे, क्योंकि ये एक अलग सी प्रश्नावली है जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से जुड़ी हुई है, लेकिन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में इसका बहुत ज़बरदस्त महत्व है। क्योंकि जब तक हमको ये चीज़ें समझने नहीं आएंगी, हम ना तो अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, ना ही हम अच्छे मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत इनको एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, ये सब मैं फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो हमारे बढ़ते जाएंगे हम इसको और ज़्यादा समझते जाएंगे। तो देन हमारा है 7 है ये मल्टीपल अब्रेजन ऑफ साइज 1 × 1 सेंटीमीटर प्रेजेंट ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट लेग बिफोर नी जॉइंट। अब ये नी जॉइंट के नीचे जो है, इसके जो लेग का ये हमारा लेटरल पार्ट है, इस पर भी 1 × 1 सेंटीमीटर की ये एक अब्रेजन किस्म की चोट लगी हुई है। फिर 8 नंबर की चोट है अब्रेजन ऑफ 1 × 1 सेंटीमीटर एट राइट एल्बो जॉइंट ऑफ पोस्टीरियो लेटरल जो हिस्सा है राइट एल्बो में, इसमें 1 × 1 सेंटीमीटर की अब्रेजन है। देन 9 नंबर की चोट है 4 अब्रेजन ऑफ 11 सेंटीमीटर ओवर अल्नार बॉर्डर ऑफ राइट फोर आर्म। जो राइट फोर आर्म है, दायां जो हाथ है, उस पर 11 सेंटीमीटर की अल्नार बॉर्डर के ऊपर अब्रेजन किस्म की चोटें, 4 चोटें पाई गई हैं, 4 चोटें हैं, 4 अब्रेजन। देन हमारा है 10वीं चोटें है लैसरेटेड वुंड ऑफ 1 × 1 × 5 सेंटीमीटर ओवर राइट इंडेक्स फिंगर पल्प। जो राइट इंडेक्स फिंगर है उस पर भी ये चोट पाई गई है, लैसरेटेड वुंड, यानी जो हमारा दायां हाथ है उसकी जो इंडेक्स फिंगर है उस पर ये लैसरेटेड वुंड पाई गई है। देन 11वीं नंबर की चोट 2 अब्रेजन ऑफ साइज 2 × 2 ये एक साइज है 2 × 2 एंड दूसरी साइज है 2 × 1 सेंटीमीटर की प्रेजेंट ओवर स्क्रोटम जो इसका मेल ऑर्गन है उस पर भी चोटें पाई गई हैं। मेल ऑर्गन जो स्क्रोटम कहलाता है उस पर भी ये अब्रेजन किस्म की 2 चोटें हैं। अबाउ मेंशन्ड इंजरीज आर एंटीमार्टम इन नेचर, यानी उसकी डेथ से एंटीमार्टम जो चोटें होती हैं, ध्यान दीजिए, एंटीमार्टम चोटें डेथ से पहले की चोटें होती हैं, यानी ये आदमी बाद में मरा है और पहले इसके ये चोटें आई हुई हैं। तो इसका मतलब या तो इसके साथ कोई मारपीट हुई है या कुछ भी, हम इस मामले में संभावना सोच सकते हैं। ये आप खुद सोचिए कि ये चोटें मिली हैं, इसके लिगेचर मार्क मिला है, क्या इसमें हम कह सकते हैं कि इसने आत्महत्या की है या इसका मर्डर हुआ है। देन ओपिनियन, डॉक्टर क्या ओपिनियन दे रहे हैं ये देखिए, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इन आवर ओपिनियन ऑफ मेडिकल बोर्ड,
रिगार्डिंग कोज ऑफ डेथ, कोज ऑफ डेथ को क्या बताया है डॉक्टर्स ने, इज एक्सफिक्सिया विच इज ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम कंप्रेशन ऑफ नेक, नेक पर कंप्रेशन बता रहे हैं डॉक्टर्स, और इसके बाद दम घुटना बता रहे हैं ड्यू टू लिगेचर एज मेंशन्ड इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच इज सफिशिएंट टू कॉज ऑफ डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ये देखिए ऑर्डिनरी कोर्स में ये जो 1 नंबर की जो हमारी चोट थी, जो लिगेचर मार्क हमने बताया हुआ है 32x1 सेंटीमीटर लगा, इस वजह से डॉक्टर ने इसकी मृत्यु होना माना है कि शरीर पर, इसकी गर्दन पर कंप्रेशन पड़ा है और इसकी वजह से ये इसका दम घुटा है और फिर इसकी डेथ हुई है। और ये 3 डॉक्टरों का बोर्ड है, सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर, ये डॉक्टर्स के सिग्नेचर हैं, ये 3 डॉक्टर्स के इसमें सिग्नेचर हैं। अगर 2 डॉक्टर्स ने किया होता तो इसमें 2 डॉक्टर्स के सिग्नेचर सिग्नेचर, तो इस तरह ये आते। तो ये एक हमने पोस्टमार्टम को समझने की एक कोशिश हमने की है कि किस तरह पोस्टमार्टम में क्या क्या चोटें बताई जाती हैं, कौन कौन से ऑर्गन पर बताई जाती हैं, किस तरह इसमें जैसे थोरेक्स पार्ट है, जो स्कल वाला पार्ट है, जो सिर का पार्ट है, और नीचे जो जननांगों वाला पार्ट है, तो वो मैं अलग अलग इसमें चोटें इनमें बताई जाती हैं। तो इस तरह ये पोस्टमार्टम किया गया है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद ये कॉपी जो है SHO को और CMHO को भेजी गई हैं, क्योंकि बोर्ड जो है CMHO ने गठित किया है, इसलिए ये कॉपी जो है इस पोस्टमार्टम की ये CMHO को भेजी गई है, SHO को भेजी गई है। तो ये हमारी जो इस मामले में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये हमने समझने की कोशिश की है, और धीरे धीरे हम और भी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जो प्रैक्टिकल लॉ का नॉलेज है उसको हम